मित्रों नमस्कार। मैं आनंद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम इस समय प्रथम प्रश्न पत्र जो इतिहास विषय का है उसकी दूसरी यूनिट एमपी का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम प्राग ऐतिहासिक मध्य प्रदेश का शेष बचा भाग पढ़ने वाले हैं। मित्रों ये हमारी क्लासेस निरंतर चलेंगी और ये यूनिट पूरी करवाने के बाद मैं अन्य ऐसी यूनिट जिनका कंटेंट आसानी से मिलता नहीं है और एक चुनौती रहती है वो कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा और इन क्लासेस से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप एकाग्र होकर ये क्लासेस देखते रहें और कोई आपका प्रश्न हो, कोई संदेह की स्थिति हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मित्रों कल की क्लास में हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का अध्ययन कर लिया था और जैसा कि विदित है कि ये अध्ययन मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस भी वही है और उससे बाहर हमें जाना भी नहीं है। मित्रों आज नवपाषाण काल पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नवपाषाण काल का जो समय है वह 7000 से 4000 बीसी 7000 से 4000 बीसी तक माना जाता है। मित्रों इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। अब आप जानते हैं दो शब्दों की कई बार उपसर्ग लगाए जाते हैं, पूर्व व उत्तर। पूर्व यानी पहले का, उत्तर यानी बाद का। तो उत्तर पाषाण काल का यहाँ तात्पर्य है पाषाण काल का बाद का समय। तो आप ये समझ गए होंगे। इस काल में मनुष्य कृषि करना सीख चुका था। इस समय मनुष्य, ये तथ्य आप याद रखें। सबसे महत्वपूर्ण कोई एक तथ्य आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पहिए का आविष्कार। मित्रों पहिए का आविष्कार मानव सभ्यता के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन या आविष्कार माना जाता है क्योंकि आप जानते हैं पहिए से ही सभ्यता के विकास का आधार तैयार हुआ है। परिवहन की बात की जाए वर्तमान समय में तो पहिए के बिना कुछ हो ही नहीं रहा। विद्युत निर्माण हो रही तो वहां भी पहिया ही घूम रहा है। जैसे जल गिरता है टरबाइन पर, टरबाइन घूम के विद्युत बनाती है। प्रत्येक काम पहिए के आविष्कार के द्वारा ही संपन्न हो पाया है। तो आप ये याद रखें। और ये कब हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया यानी बस्तियां बनाकर रहने लगा एक साथ। तो सामूहिक जीवन की शुरुआत भी नवपाषाण काल से मानी जाती है। इससे पहले तो वो यायावर, घुमक्कड़ और खानाबदोश जीवन जी रहा था। मित्रों नवपाषाण काल में परिष्कृत उपकरण जैसे हड्डियों के औजार, कुल्हाड़ी, खुरपी, छेनी, क्योंकि कृषि करने लगा था तो खुरपी, छेनी, हथौड़ा इत्यादि उसके आवश्यक औजार थे तो इनका निर्माण वो करने लगा था। अब इतने से फैक्ट हमें परिचय करवा देते हैं नवपाषाण काल के बारे में कि क्या है नवपाषाण काल। समय आप याद रखेंगे और ये निम्नलिखित विशेषताएं अगर आप जानते हैं तो आप बता पाएंगे कि नवपाषाण काल क्या है और इतना आपके लिए काफी है। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल नवपाषाण काल के मिले हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों पहला स्थल आप देख पा रहे हैं मामा भांजा शिलाश्रय। अब ये जो एक पर्टिकुलर फैक्ट है, तथ्य है मामा भांजा शिलाश्रय, ये जितना मेरा अनुभव है, हम कभी एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा इस पर चर्चा करेंगे और मेरा अपना अनुभव मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको 2 मार्कर में इस समय बनने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप 3 तथ्य देंगे कि ये कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहले इसका स्थान बताएंगे, पनारपानी में है। विशेष बात क्या है तो यहाँ भित्ति चित्र मिले हैं। भित्ति चित्र आप जानते हैं दीवारों पर बनने वाले चित्र। तो जो शैलाश्रय जो गुफाएं होती हैं उनकी दीवारों पर विभिन्न प्रकार के शिकार करने के, नृत्य करने के, महिला, पुरुष, पशु, पक्षी इत्यादि के चित्र मिलते हैं। तो यहाँ भित्ति चित्र मिला है। और ये न सिर्फ नवपाषाण काल बल्कि इससे पहले के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप तथ्य बता देना। तो पनारपानी पचमढ़ी में है जो कि होशंगाबाद वर्तमान नर्मदापुरम में है। तो ये मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले स्थल एरण की। मित्रों वैसे तो एरण को आगे आप पढ़ेंगे, सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं गुप्तकालीन। लेकिन अभी हम नवपाषाण काल के संदर्भ में अगर एरण को देखें तो ये सागर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। आप ऐसे इसका परिचय दे देना। साक्ष्य के तौर पे आप बताना यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और मिट्टी की पशु आकृति यहाँ पर मिली है। मित्रों अब ये एरण नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल का भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। ये आप विशेष बात इनको बता देना।
तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम अगले स्थल के बारे में बात करते हैं। मित्रों, जबलपुर में भी नवपाषाणकालीन कुछ स्थल हैं, जो आप 3 स्थल मुख्य रूप से याद रखना, जो नर्मदा नदी के ही किनारे हैं। तिलवारा घाट, भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। अब तीनों में क्या क्या विशेषता है? तिलवारा घाट से तो नवपाषाणकालीन बस्तियां मिले हैं, यानी सामूहिक जीवन के प्रमाण आपको दिखाई देंगे। भेड़ा घाट से जल की धारा में घिसे हुए फ्लेक्स उपकरण आपको मिलेंगे, औजार जिससे कृषि करते थे, शिकार करते थे उस समय के व्यक्ति लोग। लम्हेटा घाट में नवपाषाणकालीन बस्तियां, लम्हेटा और तिलवाड़ा घाट दोनों पर नवपाषाणकालीन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में मित्रों मनुआभान टेकरी, बेरागढ़ और नवेरी गुफा, ये प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। तो जो मनुआभान टेकरी है वहाँ से खांचेदार क्रोड व लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। ये एक एक तथ्य प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप इसको थोड़ा अवेयर होकर, जागरूक होकर, एकाग्रता से सुनते जाइए, और साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा है आपके लिए। बनाते जाइए नोट्स, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और व्यवस्थित अध्ययन करते रहिए। मित्रों, बेरागढ़ भी भोपाल में नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से अर्धचंद्राकार समलंब पाषाण औजार मिले हैं, यानी यहाँ के औजारों का आकार हम देखें तो उसमें अर्धचंद्राकार आकृति आपको दिखाई देगी। नवेरी हिल्स, नवेरी गुफाओं में भी उपकरण औजार मिले हैं। तो ये आपको संक्षेप में याद रखना है, कौन सा स्थल कहाँ से मिले हैं। कई बार ऐसा सुमेलित करने का भी आ जाता है प्रीलिम्स में, और मेंस में तो आपको लिखना ही है ये सब चीज़ें, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। मित्रों, संग्रामपुर दमोह में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है, जो जबेरा नामक स्थान पर है। जबेरा गुंबद भी यहाँ है। रीवा पन्ना पठार में अगर हम देखें तो सोन, बनास, महान नदी घाटी में भी, और इट्टर पहाड़ क्षेत्र से लघु पाषाणकालीन उपकरण, लघु पाषाण छोटे उपकरण मिले हैं, और ये नवपाषाणकालीन है। मित्रों, आद्य ऐतिहासिक काल मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, ऐसा समय होता है जो लिखित साक्ष्य तो प्रदान करता है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसमें आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता आती है। तो हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल मध्य प्रदेश में अभी तक तो ज्ञात नहीं हुआ है, तो हम इसको स्किप करेंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, ताम्रपाषाण काल पर आ जाते हैं। अब नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल का समय 1700 ईसा पूर्व से लगभग 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी को बिल्कुल एक इतिहासकारों ने एक सर्वमान्य समय इसको माना है। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बनने का जो भाग है वो यही है, मालवा संस्कृति का काल हम इसे कहते हैं चूँकि, और बहुत ही उन्नत संस्कृति मानी जाती है मालवा संस्कृति, और ये ताम्रपाषाण काल से, जिसको कैल्कोलिथिक एज हम कहते हैं, संबंधित है। मित्रों, इस काल में अधिकांश साक्ष्य उत्तर भारत से मिले हैं, जिसका कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी विस्तृत है। ये बात आप याद रखेंगे। मनुष्य द्वारा हड्डियों व पत्थरों के साथ साथ तांबे का उपयोग भी उपकरण के निर्माण में किया जाने लगा था। ठीक है, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल को मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आप जान चुके हो, ये तथ्य याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने जोरवे संस्कृति का नाम तो सुना ही होगा। ये महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, और अनेक पुरातत्वविद इस बात का समर्थन करते हैं कि ये मालवा संस्कृति का ही विस्तार मात्र थी। हालांकि जोरवे संस्कृति की तुलना में मालवा संस्कृति बहुत उन्नत मानी जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति है उनकी खोज का श्रेय मुख्यतः वीएस वाकणकर और एचडी सांकलिया को जाता है। दोस्तों, मालवा के ताम्रपाषाणकालीन स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो वृषभ मूर्तियाँ, भूरे तथा रंगीन मृदभांड, ग्रे एंड कलर्ड वियर यहाँ से मिले हैं, ये याद रखना। अब हम ताम्रपाषाणकालीन प्रमुख स्थलों की चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे नागदा की, तो वही आपका क्रम चलेगा। नोट्स में आप इसी तरीके से बनाएं, यही आपको आंसर राइटिंग में भी मदद करेगा। ऐसा कैसे ही जाके वहाँ चिपका देना, क्या लिखोगे नागदा अगर आ जाएगा तो सबसे पहले परिचय में बताना कि ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। अब मैंने सब में ये नहीं लिखा है कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, क्योंकि आप समझ गए हो कि ये सभी ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। तो वहाँ जब आप आंसर लिखोगे तो परिचय में ये चीज़ लिखना है कि ये ताम्रपाषाणकालीन प्रमुख स्थल है, जो कि उज्जैन में अवस्थित है, उज्जैन जिले में अवस्थित है। फिर क्या, इसकी खोज वीएस वाकणकर ने की थी, ये आप बता देना। विशेषताओं में बताना, ये चंबल नदी के किनारे है और यहाँ लघु उपकरण मिले हैं, और रंगीन मृदभांड, मृदभांड से तात्पर्य है जो बर्तन उस समय के होते थे,
ये मटका मटकी ये मिले हैं वहाँ से। डांगवाला की अवस्थिति भी उज्जैन जिले में है दोस्तों। इसकी खोज भी वीएस वाकणकर ने की थी। मित्रों, वीएस वाकणकर ने चंबल घाटी का सर्वेक्षण मुख्यतः किया है। इसके अलावा भीमबेटका की खोज के लिए भी इन्हें जाना जाता है। हम आगे चलकर इनके बारे में आपको बताऊंगा। डांगवाला आप समझ चुके हैं यहाँ क्या विशेषता है, लाल काले मृदभांड मिले हैं। अब आप जान रहे हैं मालवा संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में लाल काले यानी रंगीन और भूरे इस प्रकार के मृदभांड मिले हैं। तो कहीं कहीं लाल काले, कहीं कहीं चित्रित तांबे के उपकरण मिले हैं। इस प्रकार की विशेषता है इस मालवा संस्कृति की। इसके अलावा यहाँ से वृषभ की मूर्तियाँ मिली है, अनाज के अवशेष मिले हैं। तो डांगवाला को आप विशेष रूप से याद रखें, महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है। अगले हम ताम्रपाषाणकालीन स्थल की बात करें, खेड़ी नामा। मित्रों, खेड़ी नामा नर्मदापुरम में स्थित एक स्थान है और 1500 बीसी के उपकरण, 1500 बीसी हमारा वही टाइम आएगा ताम्रपाषाण काल में। तो आप इतना याद रखेंगे आपके लिए काफ़ी है। कायथा, आप जानते हैं वराह मिहिर की जन्म स्थली भी कायथा थी, जो गुप्तकालीन एक विद्वान थे। लेकिन इस समय हम ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में कायथा को देखेंगे। उज्जैन में अवस्थित है। खोज वही वीएस वाकणकर ने की थी। भूरे रंग के बर्तन यहाँ से मिले हैं। तांबे के उपकरण, छेली, कुल्हाड़ी इत्यादि मिले हैं। तो आप वही परिचय बताएंगे। 2 मार्कर में ये क्वेश्चन अलग अलग बनेगा और एक साथ अगर 7 या 10 मार्कर में बनता है तो आप इन सभी का 2-2 लाइन में परिचय बताएंगे, ये है, फिर बाद में महत्व बता के कंक्लूड कर देंगे, जो कि हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा। मैं आप इस पर भी आपके लिए काम करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। मित्रों, नावदा टोली की बात करते हैं। खरगोन में अवस्थित है, वही ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। इसकी खोज एच.डी. सांकलिया ने की थी। यहाँ से क्या मिला, वृत्ताकार झोपड़ी नुमा घर मिले हैं यहाँ से, है ना। वृत्ताकार झोपड़ी नुमा घरों के अवशेष मिले हैं और विदेशियों के प्रवास के साक्ष्य भी कुछ विद्वान बताते हैं। आवरा की बात कर लेते हैं। ये मंदसौर में स्थित ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से न सिर्फ ताम्रपाषाण काल, जबकि इससे पहले के समय यानी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य भी मिले हैं। आपने वहाँ भी पढ़ा था इसे। लाल काले चित्रित मृदभांड यहाँ से मिले हैं। और आप जानते हैं मंदसौर ये चंबल नदी के किनारे स्थित है, आवरा नामक स्थान। अब अगला स्थान है कसरावद। ये खरगोन जिले में स्थित है मित्रों। बेड़ा व नर्मदा नदी के मध्य एक छोटी सी नदी है बेड़ा, और यहाँ दोता बर्डी एक टीला है, वहाँ से कसरावद के पास, वहाँ से ये ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अन्य कौन से ताम्रपाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। केसली सागर में है। बेसनगर विदिशा में है। आज़ाद नगर इंदौर में है। इंद्रगढ़ भी और मनोती दोनों मंदसौर में स्थित है। इंद्रगढ़ और मनोती। देखो, इंद्र से हम मनोती मांगते हैं ना कि बारिश हो जाए, मन्नत मांगते हैं, तो फिर वो मंद मंद बारिश होने लगती है। तो आप ऐसे करके याद रखना। आगे चल के मैं बहुत सारी जो तथ्य हैं, जो जितनी ट्रिक मैं बनाता हूँ तरीके याद करने के, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं वीडियोस की आपके लिए, तो अभी आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार लगातार देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। और जहाँ ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी हम बनाएंगे, वो भी तरीका अपनाएंगे। अब हम प्रमुख पुरातत्वविद जो 2-3 नाम ताम्रपाषाण और पुरापाषाण काल की खोजों से संबंधित है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी। ये भी 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले विष्णु श्रीधर वाकणकर, वीएस वाकणकर, जिनका उपनाम हरिभाऊ भी है। इनका जन्म 1919 में नीमच में हुआ था। इनका योगदान 4000 से अधिक शैल चित्रों की खोज की है इन्होंने, भीमबेटिका सहित। इसलिए इनको भारतीय शैल चित्रों के पितामह कहा जाता है। ये चीज़ याद रखें आप। और 1957 में इन्होंने भीमबेटिका, जो कि सबसे पुराना सबसे बड़ा गुफा समूह माना जाता है, खोज की थी। आप ये याद रखना इनके योगदान में। 2005-2006 में वाकणकर पुरस्कार भी दिया जाता है, जो नए पुरातत्वविद हैं इनके बाद के, तो वाकणकर के नाम से सरकार पुरस्कार भी देती है। और सिंगापुर में इनका देहावसान हुआ था 1988 में। एच.डी. सांकलिया की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम हसमुख धीरजलाल सांकलिया था। मुंबई में इनका जन्म हुआ। खोज उत्खनन की बात करें तो नावदा टोली मुख्यतः इनके उत्खनन में याद रखना। साथ में महेश्वर में भी इन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था। अरुण सोनकिया की बात करते हैं। इनका जन्म नर्मदापुरम में हिरनखेड़ा नामक गांव में हुआ था। और 5 लाख वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी, जिसे नर्मदा मानव नाम दिया गया था,
की खोज इन्होंने की थी। तो डॉक्टर अरुण सोनकिया हथनोरा की खोज के लिए जाने जाते हैं। ये प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। और इन्होंने बोला था कि अफ्रीका में नहीं, मानव तो भारत में जन्मा था। जैसा कि सभी इतिहासकार मानते हैं कि जो मानव का जन्म अफ्रीका में माना जाता है, लेकिन इन्होंने नकार दिया था इस कथन को। और ये 5 लाख साल पुराना मानव साक्ष्य खोज करके बताया था। तो मित्रों, ये हमने प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर ली है। कल की क्लासों से हम एक एक करके वंश पढ़ना शुरू कर देंगे, और ये यूनिट जितने वंश है मैं कोशिश करूँगा उतने ही दिन में इसको पूरा आपके लिए करवा दिया जाए। आप व्यवस्थित नोट्स बनाते रहिए। वीडियो को 2 बार 3 बार अगर आप लगातार देखेंगे तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे टू द पॉइंट पढ़ा जाए, और क्या चीज़ छोड़ी जाए इस पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारा पढ़ लेते हैं। इससे अच्छा ये है कि सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ें जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। तो आपकी कोई प्रश्न हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, और मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। आपके सुझाव आपके आमंत्रित है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।